स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित यानी एप्टेक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए फिर क्लास को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक बने रहिए हमारे साथ और सीखिए बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन को बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। कल की क्लास मतलब मैंने जो अपलोड की है उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो जल्दी से आपको जाके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक आदमी एक लैंप पोस्ट के शीर्ष को 60 डिग्री के कोण पर देखता है। यदि वह उसके आधार से 10 मीटर दूर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या है। तो पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा दूं कि इसका जो डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। ये यहां एक समकोण की बात हो रही है। कैसे समकोण की बात हो रही है कि मान लो यहां पे उसने कहा है कि लैंप पोस्ट, ये लैंप है, यहां लैंप होगा। इस लैंप पोस्ट की बात हो रही है कि शीर्ष, एक लैंप पोस्ट का मतलब है खंबे की बात हो रही है। खंबे पर जो लैंप लगा है उसको लैंप पोस्ट बोलते हैं। कि शीर्ष को 60 डिग्री के कोण पर देखता है एक आदमी। तो देखेगा कहां से, यहां से नीचे से देखता है इसको, तो किस डिग्री के कोण पर देखता है, यहां 60 डिग्री के कोण पर देखता है, ठीक है ना। और यदि वह उसके आधार से 10 मीटर दूर है, यानी ये अपना लैंप पोस्ट है और यहां से यहां तक की दूरी उसने आपको बताई है कितनी है 10 मीटर है। 10 मीटर है ना। तो वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें आपसे वो उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन आएगा कि नीचे से एक खंबे को देख रहे हैं, खंबे के शीर्ष को, तो 60 डिग्री का, 45 डिग्री का या जितने भी डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछ लेता है इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ इस बिंदु से एक व्यक्ति इस शीर्ष को देख रहा है तो वहां पे कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ये इसका आधार होता है, ये इसका आधार होता है। और इस आधार की लंबाई उसने बताई है हमें कितनी है, 10 मीटर। उसने कहा यदि वह उसके आधार से, इस लैंप पोस्ट का आधार ये है, इससे 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये इसकी 10 मीटर की दूरी हो गई, ये इसका आधार है। अब हमें चाहिए क्या है, तो हमें चाहिए है ये लंब चाहिए है। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा है कि हमें लंब और आधार वाला पेयर चाहिए। तो लंब और आधार किस में आता है, तो साइन का मतलब होता है, आपको याद कर लेना है, लक अक ला, लक ला का लक, ये हो गया अपना साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लक। अब अक क्या है, अक, लक अक, ये अपना कॉस हो गया और ये हो गया अपना टेन। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लक अक ला, ला मतलब लंब और नीचे आ जाएगा आ, लंब बटे आधार। हमें कौन सी वैल्यू बतानी है और कौन सी हमारे पास है, तो हमारे लिए बताना है लंब और हमारे पास है क्या, आधार। तो क्या इसमें लंब और आधार की बात हो रही, नहीं, मतलब ये हमारे अभी काम का नहीं है। क्या इसमें लंब और आधार की बात हो रही, नहीं, इसमें तो आधार और कर्ण की बात हो रही है। तो हमें चाहिए है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि थीटा का मतलब होता है कोण से। तो कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब हमें बताना है, आधार की लंबाई इसमें दी है कितनी है, 10 मीटर। अब टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3। ये आपको सारणी जो है वो आपको 3 मान इनके याद होने चाहिए, मतलब 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, इनके मान आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर लंब बटे क्या हो गया, 10। हमें तो लंब मतलब इसी की लंबाई बतानी है, इस 10 का यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 बराबर लंब, यानी लंब कितना है, इसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है, 10 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ याद करना पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा,
तो हम साइन 60 का मान देखते। अगर यहाँ आधार और कर्ण की बात हो रही होती तो cos थीटा बराबर 60 डिग्री है ही हमारे पास, तो cos 60 का मान हम देखते कि कितना है। और tan थीटा लंब बटे आधार, ये लंब है आधार है, तो इन दोनों में से हमें लंब बताना है। आधार हमारे पास था 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 10√3, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि कार्य समय का है। यदि 6 मशीनें 3 घंटे में 900 यूनिट उत्पादित करती हैं तो उसी दर से 4 मशीनें 4.5 घंटे में कितनी यूनिट उत्पादित करेंगी। तो ये तो कार्य समय का क्वेश्चन हो गया। कितनी मशीनें हैं हमारे पास, 6 मशीनें हैं, और 6 मशीनें कितने घंटे चल रही हैं, 3 घंटे, और 6 मशीनें 3 घंटे करके जो काम कर रही हैं, तो कितना काम किया है, 900 यूनिट की बिजली बनाई है उन्होंने। तो ये 900 यूनिट कहाँ लिखना है, तो जो बदले में हम काम करते हैं या काम के बदले में जो उसका परिणाम होता है वो हमेशा बटे में ही लिखना है। तो इन्होंने कितनी यूनिट बिजली बनाई है, 900 यूनिट। 6 मशीनें 3 घंटे में कितनी यूनिट, 900 यूनिट, बराबर उसी दर से 4 मशीनें, तो मशीनों की जगह मशीनें लिख दो, समय की जगह समय लिख दो, 4.5, 4.5, ठीक है ना, बटे हमसे पूछा है कितनी यूनिट, तो यूनिट हमने नीचे लिखा था, तो यूनिट के सामने यूनिट हमें बताना है, तो एक्स वाई एबीसीडी जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं। अब आपको काटा पीटी आनी चाहिए, यानी कि अगर आप देखें कि हम इसको पक्षांतर करेंगे यानी एक्स को ऊपर लाएंगे तो 6 गुणा 3 नीचे चला जाएगा, और ये जो 900 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम सीधा सीधा यहाँ से बोल सकते हैं, देखो एक्स को अगर यहाँ ला रहे हैं, एक्स बराबर सामने क्या बचा है, 4 गुणा 4.5, ये बचाना, एक्स को ऊपर लाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ क्या बचा, 6 गुणा 3, तो 6 गुणा 3 यहाँ आ जाएगा, और बदले में ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, ये जो 900 है भाग में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि गुणा में। अब यहाँ से हमें करनी है काटा पीटी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4.5 दूनी तो 9 होता है, और 9 दूनी 18, यानी 4.5 चौके 18 होगा, और 6 ती 18 होगा, 18 से 18 कट जाएगा, एक्स की सीधी वैल्यू आ गई हमारी 900, एक्स की सीधी वैल्यू आ गई हमारी 900। और भी कई पार्ट में आप इसे काट सकते थे, 3 से काट सकते थे, तो जैसा जिसको आता है काटना। मैंने आपको बताया 4 गुणा 4.5 गुणा 900 लिखा है, और नीचे आ जाएगा अपना ये 6 गुणा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप 2 से काटते, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 3 से काटते, 3 तिया 9, 2 शून्य के 2 शून्य, फिर यहाँ करते आप 3 एकम 2 शून्य के 2 शून्य, तो 4.5 दूनी 9, और 9 गुणा 100 900। वही मैंने आपको यहाँ बताया, 4.5 चौके 18, और 6 ती 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, एक्स की सीधी वैल्यू आ गई 900, ठीक है ना। तो 900 या इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए, 900 यूनिट, ठीक। चलिए, एक कार और एक बस की चाल का अनुपात 3:2 है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी का आया हुआ। यदि कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर तय कर 180 किलोमीटर तय करती है। अब हमें यहाँ कार और बस, ये हमारी कार है, ये हमारी बस है, हमें दिया है चाल का अनुपात, लिखा है कितना दिया है, 3:2। और चाल होती क्या है, चाल होती क्या है, चाल मतलब किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में चली गई दूरी ही हमारी क्या कहलाती है, चाल। तो यहाँ कार की चाल दी तो है, लेकिन उसने बताया 3 घंटे में 180 किलोमीटर। अरे 3 घंटे में 180 किलोमीटर मतलब चाल अगर पूछी जाए तो 1 घंटे की बतानी होती है, तो 1 घंटे में कितना, 3 एकम 3 18 शून्य की शून्य, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, तो एक की वैल्यू चाहिए है तो कराते हैं भाग, यानी कि कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। उनके हिसाब से यानी सवाल के हिसाब से कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हमारे हिसाब से कार की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। चाहिए क्या है, तो चाहिए है हमें बस की चाल, तो बस की चाल कितनी, बस की चाल तो 2 है, तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, शून्य की शून्य, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर, चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, 1 घंटे की वैल्यू, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी, लेकिन उसने कहा है कि 2 घंटे में कितना जाएगी। अरे साहब 1 घंटे में 40, तो 2 में कितना, 40 दूनी 80 किलोमीटर, कितनी दूरी कवर करेगी, 80 किलोमीटर। तो पहले हमें उसकी चाल निकालनी थी और 2 घंटे दौड़ाना था, तो लेकिन उसने कार की चाल 3 घंटे वाली बताई है, तो 3 घंटे में 180, तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 60। उनके हिसाब अपने हिसाब चाहिए क्या, इस तरीके से आप बता सकते थे। चलिए, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ी, 2 वर्षों के बाद कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है, 2 वर्षों के बाद कुल मतलब क्रमागत बढ़ रहे हैं, पहले साल 10% बढ़ा है,
दूसरे साल 20% बढ़ा है, तो ये क्रमागत वृद्धि है। क्रमागत, तो हम सभी ने पहले भी सीखा होगा कि क्रमागत, इसके पहले जो मैंने सीरीज चलाई है वहां भी मैंने ढेरों क्वेश्चन क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी के कराए हैं। तो ये एक क्रमागत वृद्धि का क्वेश्चन है। अब हम सभी जानते हैं कि जब पहले साल 10% बढ़ा है, दूसरे साल 20%, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगर क्रमागत वृद्धि है तो 10 और 20 30, यानी 30% से तो ज्यादा ही होगा हमारा आंसर। क्या ये 30% से ज्यादा है? नहीं है। क्या ये है? क्या ये है? नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं कि आया कैसे 32%। तो भाई 10%, तो पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 20% की वृद्धि हुई, तो ये क्रमागत वृद्धि है। यहाँ धन लगा के इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 10 गुणा 20 करोगे और नीचे लिखते हैं 100, तो सीधी 2 साल की क्रमागत वृद्धि निकल के आ जाती है, वो भी प्रतिशत में। तो 10 और 20 कितना हो गया हमारा? 10 और 20 हो गया हमारा 30। यहाँ देखो 30 आएगा, धन शून्य से शून्य जाएगा, शून्य से 2 एकम 2, तो टोटल आ गया, देखो टोटल 32% की वृद्धि होगी, क्योंकि ये क्रमागत वृद्धि है। पहले साल 10, दूसरे साल 20। और इसे आप भिन्न बना के भी कर सकते थे। 10% की वृद्धि मतलब 10 से हो गया 11, 20% की वृद्धि मतलब 20% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10 भिन्न, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से हो जाएगी 6, 5 से हो जाएगी 6। ठीक है ना? तो 10 पंचे हो गया देखो 50, और 11 छह हो गया 66। ये होता है पहले और ये होता है बाद का रिजल्ट। यानी अगर पहले जनसंख्या 50 थी और अब हो गई है जनसंख्या 66, तो कितनी बढ़ गई है? 16। 16 की वृद्धि कितने पर? 50 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 50 एकम 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है? 32%। मैंने दो तरीके से आपको बताया, तीन तरीके से। आप पढ़ते ही बता सकते थे कि पहले साल 10 है, दूसरे साल 20 है, तो इसका जो क्रमागत वृद्धि आएगी वो 10 और 20 हो गया 30, 30 से तो ज्यादा ही आएगी। तो एक ही ऑप्शन है जो 30 से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हल कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। चलिए, एक खेल प्रशिक्षक ने 12,000 रुपए की राशि एक कल्याण निधि से 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार ली। उसने 2.5 वर्षों बाद यह राशि 350 रुपए सेवा शुल्क के साथ वापस चुकाई है। उसने कुल कितनी राशि वापस चुकाई? अब ये क्वेश्चन हम कर तो चुके हैं, लेकिन हम फिर से इसलिए लाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, यहाँ तक कि एक ही चैप्टर में 2-2 बार आया है। तो हमें अच्छे से देख लेना चाहिए, आता है तो अच्छी बात है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। अब एक साल की दर है 5%, और हमने 2.5 वर्षों के लिए उधार लिया है, तो एक साल की 5%, 2 साल की कितनी हो जाएगी? 10%, और आधे साल की और कितनी हो जाएगी? आधे साल की 2.5, और यानी हमें टोटल ब्याज लगेगा 12.5%, यानी 5% के हिसाब से कितने वर्ष का? 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, है ना? तो 25 पंचे हो गया, देखो 125, एक अंक बाद दशमलव था लगा दिया, आ गया ना 12.5%, और 12.5%, 12.5%, इसकी अगर हम भिन्न बनाते हैं तो होता है 1/8। तो प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने अलग से क्लास बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके देखना, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रतिशत देख के, कुछ प्रतिशत देख के भिन्न याद नहीं आ रही है, तो आपकी तैयारी व्यर्थ है। आपने सिर्फ अभी तैयारी की, एक्टिंग की है, तैयारी नहीं की है, और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो 12.5% की भिन्न होती है 1/8। अब इस 1/8 मतलब कि हमें ब्याज कितना? 8, 8 अगर मूलधन है हमारा, एक हमारा हो जाएगा ब्याज, क्योंकि समय हमने पहले ऐड कर लिया है तो हमें बाद में ऐड करने की जरूरत नहीं है। यानी 8 रुपए मूलधन है तो 1 रुपए ब्याज लगेगा, यानी राशि चुकानी पड़ेगी 9, राशि चुकानी पड़ेगी 9। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं उनके हिसाब से मूलधन कितना है? 12,000। अगर हमारी भिन्न से क्वेश्चन हो पाता है तो हम भिन्न से कर लेंगे। 12,000 हमारे हिसाब से मूलधन कितना है? 8। हमें चुकाना कितना है? तो चुकाना है हमें 9, 8 एक ब्याज, और 8 रुपए पे 1 रुपए ब्याज दे के चुकाएंगे, तो चुकाने जाना है 9, यानी हमें 9 की वैल्यू यहाँ से बताना है। 8 से जाएगा अपना ये 8 एकम 8, बच गया 4, 40, 8 पंचे 40, 2 शून्य के 2 शून्य, और 15 नम्मा यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 135, 2 शून्य के 2 शून्य, 13,500 तो देना ही है। साथ में 350 रुपए सेवा शुल्क और दी है, 350 रुपए।
ठीक है ना। तो टोटल हो गया हमारा 13,850। तो हमें जो राशि चुकाना है वो ऑप्शन नंबर ए 13,850 रुपए चुकाना है। उस दिन भी हमने किया था जब हमने 19.5%, तो मैंने आपको बताया था आप चाहे ब्याज निकाल के उसमें जोड़ दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ब्याज शामिल करके सीधा निकाल दिया। देखो मिश्र धन 8 रुपए मूलधन है, 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो हमें राशि कितनी लौटानी है, 9 रुपए। तो मैंने सीधा यहाँ पे मिश्र धन निकाल दिया, 350 रुपए इसमें दान कर दिया। और अगर आप चाहें तो भाई ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने उस दिन किया था कि 12,000 रुपए मूलधन हो गया, फिर हम इस पे अपना ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो 1,500 रुपए हमारा, मतलब इस पे ब्याज आ जाएगा 1,500 रुपए, है ना। और क्योंकि हमें 12,000 पे 1/8 चाहिए है, 12,000 का 12.5% निकाल लो या 1/8, तो 1,500 रुपए आएगा। और 350 रुपए हमने दान किया है, यहाँ जोड़ लो, 5 5 3 8 2 और 1 3, आ गया 13,850। तो जैसे भी करना है तो आपको ब्याज निकाल के उसमें शामिल कर लेना है, या आप डायरेक्ट मिश्र धन और जो दान की राशि है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 13,850। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। तो ये आयु का क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आयु से आपको उसमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, है ना। तो पिता और पुत्र की बात हो रही है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। तो यहाँ पे वो व्यक्ति हो गया यानी कि पिता, और यहाँ लिख ले रहे हैं पुत्र। तो उसने कहा है कि दुगनी है। तो वर्तमान हम यहाँ बीचों बीच लिखते हैं कि अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 2 वर्ष का होगा। ठीक है ना। यहाँ पे फिर उसने हमसे कहा है कि क्या कहा है उसने, 20 वर्ष पहले। तो यहाँ से 20 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखते हैं ऐसे 20 वर्ष पहले, पहले बोला है इसलिए पीछे ले गए डायग्राम को। उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना है। यानी पुत्र अगर 1 है तो पिता है 10 गुना। बात समझ में आ रही है क्या। उसने कहा था कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ये व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब पिता लिख दिया मैंने, पुत्र से 2 गुना। अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो ये 2 का है। गुना वाले केस में हमेशा आपको एक वैल्यू माननी है। 20 साल पहले की अगर बात करें तो पुत्र का 10 गुना है, पुत्र की आयु का 10 गुना, यानी पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता 10 वर्ष का है। तो 20 साल पहले अगर इसकी आयु कम हुई होगी तो 20 साल पहले ये भी तो कम हुआ होगा। तो जब दोनों में समान कमी हो या समान वृद्धि हो तो एक ही चीज बराबर होती है, वो होती है इनके बीच का अंतर। जैसे मान के चलो आप और आपका भाई है, जब आपका जन्म हुआ था और आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा था, तो वो जिंदगी भर 20 साल बाद भी आपसे 2 वर्ष बड़ा ही होगा। यानी कि जो आयु का गैप है, जन्मे के बाद जो एक बार गैप बन जाता है आयु में, वो हमेशा चलता ही रहता है। यानी कि अगर आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा था तो आज के 20 साल बाद भी वो आपसे 2 साल बड़ा होगा। 20 साल बाद आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं तुमसे 5 साल बड़ा हो गया। तो ये आंकड़े नहीं बदलते आयु में, है ना। तो अगर पिता और पुत्र में जो अंतर पहले था वही अंतर इनके बीच में आज भी होगा, वर्तमान में होगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 20 साल पहले इसकी आयु कम हुई होगी तो 20 साल पहले इसकी भी तो आयु कम हुई होगी। तो हमेशा अंतर होता है बराबर। तो यहाँ अंतर कितने का है, तो यहाँ अंतर 9 का है, लेकिन यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है। तो क्या ये अंतर सही है, नहीं, ये अंतर हमेशा होना चाहिए बराबर। तो अभी तो बराबर नहीं है, लेकिन हम बराबर से कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस 1 का गुणा करा दो ऊपर, जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इस 9 का गुणा करा दो नीचे। अंतर बराबर करना है तो अंतर वाली संख्या का ही ऊपर नीचे गुणा कराना है। तो ऊपर 1 का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऊपर तो 10 और 1 ही रहेगा। लेकिन अगर नीचे 9 का गुणा करा देंगे तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। ये हमारे नए आंकड़े तैयार हो गए, पुराने से हमें कोई लेना देना है नहीं। ये पिता की आयु हो गई और ये उसके पुत्र की आयु हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में बराबर का अंतर होगा। तो उसने कहा था 20 साल पहले, यानी कि यहाँ पे 20 वर्ष का गैप है। तो हमने देखा कि उनके हिसाब से 20 साल का अंतर है अभी, और 20 साल पहले में ये 20 साल का अंतर। हमने कहा नहीं, तो अभी जो हमारा अंतर हमें दिख रहा है कि पहले वो 10 साल का था लेकिन आज वो कितने साल का है, 18 का है। ऐसे ही पुत्र 1 वर्ष का था लेकिन आज कितने साल का है, 9 साल का। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने बढ़ गए, 8। तो अनुपात में, यानी अपने हिसाब से कितने साल पहले की बात हो रही है, 8। उनके हिसाब से यहाँ तक 20 साल पहले, अपने हिसाब से 18 से 10 हुआ है, मतलब 8 साल पहले। उनके हिसाब से 20 वर्ष का गैप है, अपने हिसाब से 8 वर्ष का गैप है। चाहिए क्या है,
तो हमें चाहिए है, उसने कहा है तो वर्तमान आयु क्या है, मतलब दोनों की आयु पूछी है। तो ये वर्तमान आयु है, यहाँ नीचे वर्तमान आयु का अनुपात लिखा है, पहले बोला था तो ये पहले का है। तो पिता की आयु जो है वर्तमान में वो 18 है, यानी आपको यहाँ 18 लिखना है। 2 से जाएगा 2 चौके नहीं 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 2 से जाएगा 2 इनाम 18, तो 9 5 45, यानी पिता मेन व्यक्ति की आयु जो है वो 45 है। तो कहाँ है 45, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है 45। तो बेटे की निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटे की निकालने की जरूरत, क्योंकि हमने क्लियर किया है कि व्यक्ति की आयु तो 45 वर्ष है, तो एक ही ऑप्शन में 45 दिख रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी निकालना है बेटे की आयु तो आप यहाँ से बेटे की आयु निकाल सकते हैं। उनके हिसाब से 20 साल पहले, हमने कहा नहीं आज ये 18 का है, पहले 10 का था, तो सिर्फ और सिर्फ कितने का गैप बना है 8 का। अपने हिसाब से 8 साल पहले चाहिए है पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान का डाटा है, तो वर्तमान आयु है 9। तो 4 दूनी हो गया हमारा 8, 4 पंचे 20, तो 5 नाम हो गया देखो 45, 45 बटे 2 यानी 45 के आधे 22.5। देखो बेटे की आयु है 22.5, ठीक है ना। चलिए, तो आयु वाले केस में हमेशा आपको याद रखना है, चाहे पहले बोले या बाद बोले, हमेशा इनके बीच का क्या होता है, अंतर समान होता है। ठीक, चलिए। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की चाल क्या है। अब देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही आया है, 2025 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एमपी पुलिस कांस्टेबल में। इस क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं बताया है कि वो जो व्यक्ति जिसको पार किया है वो उसी दिशा में जा रहा था, समान दिशा में, या फिर विपरीत दिशा में चल के आ रहा था। यानी एग्जामिनर चाह रहा है कि आप दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लो, जो ऑप्शन में दिखे वो लगा दो, क्योंकि ऑप्शन में आंसर एक ही प्रकार से होगा, या तो समान दिशा में चलने वाला आंसर होगा या विपरीत दिशा में, क्योंकि दिशा से हमेशा फर्क पड़ेगा कि वो व्यक्ति आ किस दिशा से रहा है, वो व्यक्ति खड़ा नहीं है। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो देखो पहले हम पता कर लें कि ट्रेन ने किस रफ्तार से पार किया है। तो उसने हमसे कहा है कि ट्रेन 40 सेकंड में पार कर गई है, और 40 सेकंड में ट्रेन किसको पार कर गई है, व्यक्ति को, 6 किलोमीटर चाल से चल रहे एक व्यक्ति को। और हम सभी जानते हैं कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी सिग्नल पोस्ट को पार करती है, तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलती है, यानी व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। तो 40 सेकंड में ट्रेन ने कवर किया है 400 मीटर, 400 मीटर। तो उसने एक सेकंड में कितना किया होगा, एक सेकंड में किया होगा 400 बटे 40। क्यों एक सेकंड का क्यों निकाल रहे हैं, मीटर, ये मीटर है, ये सेकंड है, इसको प्रति बोलते हैं। मीटर प्रति सेकंड हम यहाँ से चाल निकाल लेंगे, चाल बता के ही हमेशा चाल पूछता है। चाल दो प्रकार से होती है, या तो मीटर प्रति सेकंड में बात होगी या किलोमीटर प्रति घंटे में बात होगी। तो 40 सेकंड में 400 मीटर, तो आप मालूम कर लो मीटर प्रति सेकंड का मतलब ही है कि एक सेकंड में कितने मीटर दौड़ी। तो एक सेकंड का निकालने के लिए, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए कराते हैं भाग। तो हमने यहाँ पे देखो भाग करा दिया, 40 से 40 गया, 40 एकम शून्य की शून्य, चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमने कल ही सीखा था कि जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आप सिर्फ याद रखो 5 और 18, ठीक है ना। चाल कैसे बदलते हैं, तो मीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट। तो इसको बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है यानी बड़ी संख्या से गुणा कराओ 18 से। तो 5 कहाँ जाएगा, 5 नीचे जाएगा साहब, 5 एकम 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। अब ये किसकी चाल है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल आ गई। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, होता भी तब भी नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि ये वो चाल है जिस चाल से ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है। और आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सुन लो ध्यान से, कि अगर व्यक्ति चल रहा है तो दिशा से जरूर फर्क पड़ेगा। अब व्यक्ति समान दिशा से आया था कि विपरीत दिशा से आया था, ये तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं है, तो फिर ये कैसे मालूम चलेगा। अब ये आइडिया आपको लगाना था कि वो 36 की रफ्तार से पार किया है। अगर उसने 36 की रफ्तार से पार किया है ट्रेन को, या ट्रेन ने व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया है, ये पार करने की स्पीड थी। और अगर व्यक्ति समान दिशा से आया होता तो घटी हुई चाल से हम कवर करते। अगर हमने व्यक्ति को पार किया है और व्यक्ति समान दिशा से आया होता तो हमने घटी हुई चाल से व्यक्ति को पार किया होगा। क्यों, क्योंकि समान दिशा में तो चालें घटती हैं। तो अगर व्यक्ति समान दिशा से आया है तो ये चाल घटी हुई है, यानी कि ये चाल का अंतर है। तो कितना घटाया होगा, 6। तो
36 में से 6 घटाया होगा, यानी कि ओरिजिनल ट्रेन की जो चाल होगी वो 42 होगी। 42 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी। ट्रेन की चाल ओरिजिनल 42 होगी, समान दिशा में व्यक्ति जा रहा है, उसने 6 घटाया होगा, फिर 36 से उसने क्या किया होगा, पार, यानी कि ट्रेन की ओरिजिनल चाल क्या थी, 42 थी। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा से आ रहा होता, विपरीत दिशा से आ रहा होता तो हम क्या कहते, तो फिर ट्रेन की चाल होती 30 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर 6 उसने जोड़ा होगा। किसने जोड़ा होगा, अगर विपरीत दिशा में चल रहे होंगे तो व्यक्ति की चाल जुड़ी होगी, फिर आया होगा 36। तो यानी या तो फिर ट्रेन की चाल 30 हो सकती है या ट्रेन की चाल 42 हो सकती है। तो 30 इसमें दिया नहीं है, कहाँ दिया है, यानी कि ट्रेन की चाल 42 है, और 42 इसलिए है क्योंकि वो कैसे चल रहे होंगे, समान दिशा में। बात आई समझ में, कि अगर जब हम समान दिशा में चलते हैं तो हम घटी हुई चाल से जाते हैं, लेकिन जब हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो हम जुड़ी हुई चाल से जाते हैं। अब जिस ट्रेन ने जिस चाल से पार किया है वो चाल तो आई है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें मालूम करना है ये 36 जुड़ी हुई चाल है कि घटी हुई चाल है। तो हमने कहा अगर इस 36 में से 6 घटाया है तो ओरिजिनल चाल 42 होगी, यानी कि समान दिशा वाले केस में 42 किलोमीटर प्रति घंटे होगी उसकी चाल। लेकिन अगर अगर ये समान दिशा वाला केस है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी। लेकिन अगर विपरीत है तो विपरीत में तो जुड़ के पार करते हैं, तो ये जुड़ी हुई चाल हो गई। और जुड़ी हुई किसमें हो गई, अगर इसमें 6 किलोमीटर व्यक्ति की चाल जुड़ी है तो फिर ट्रेन की ओरिजिनल चाल होगी 30। तो 30 इसमें दिया नहीं है, दिया है क्या, 42। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की चाल होगी। ठीक है ना, तो ये हमें मालूम करना था, ये हमें मालूम करना था, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है समान दिशा या विपरीत दिशा। तो एफटेक ने इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। तो 36 जो चाल है अभी वर्तमान में, ये दो प्रकार से हो सकती है, जुड़ी हुई चाल भी हो सकती है या घटी हुई चाल भी हो सकती है। ठीक है ना, तो चालें कब जुड़ती हैं और कब घटती हैं, जब समान दिशा में जाते हैं तो घटती हैं। तो ये घटी हुई अगर चाल है तो कितनी घटाई होगी, 6, तो ट्रेन की ओरिजिनल चाल 42 होगी। और अगर ये जुड़ी हुई चाल है तो कितनी जुड़ी होगी, 6, किसकी, व्यक्ति की चाल। तो 36 में अगर 6 जुड़ी है तो ओरिजिनल चाल ट्रेन की 30 होगी। तो या तो इसका आंसर 30 है या तो इसका आंसर 42 है। 30 दिया नहीं है तो इसका आंसर 42 हो जाएगा। ठीक, चलिए। एक विक्रेता किताब की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है। यदि किताब का विक्रय मूल्य 840 है तो उसकी अंकित कीमत क्या है। तो 20% की छूट देता है, तो सबसे पहले आपको 20% की भिन्न बना लेना है। 20% का मतलब होता है 1/5। हम सभी जानते हैं कि छूट यानी डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो आप याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, हिंदी में लिख सकते हो अंकित मूल्य। 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि बट्टा अगर दे दिया है, बट्टा दे दिया है, तो फिर वस्तु को कितने में बेचना होगा, 4 में। ये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। हमें क्या दिया है, यदि किताब का विक्रय मूल्य 840 है तो उनके हिसाब से 840 हो गया विक्रय मूल्य, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 4 हो गया। गुणा चाहिए क्या है, अंकित कीमत क्या है, अंकित मूल्य पूछा है, यानी कितना है, 5। अंकित कीमत 5 है, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शून्य की शून्य। यहाँ हम गुणा कराएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और शून्य का शून्य, यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 1050 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते थे। 840 जो है वो अगर हर वस्तु, अगर मार्केट प्राइस 100% है, 20% का डिस्काउंट दिया है तो ये 80% की वैल्यू है। और हमसे पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया था, तो उस हिसाब से भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है ना, 4 दूनी 8 हो जाता है, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 से अपना ये चला जाता, 2 पंचे 10, शून्य की शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य की शून्य। तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हो तब भी कर सकते थे, या परसेंटेज से भिन्न बना लो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए। और छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो आप अंकित मूल्य 100 मान के कर सकते हो, या 20% मतलब 1/5। 1 रुपए का बट्टा दिया है 5 पर, तो अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है, इसलिए नीचे वाली संख्या अंकित मूल्य हो गई। 5 की वस्तु 1 रुपए बट्टा देकर बेची है, मतलब 4 में बेची होगी। एक समकोण वृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसका वक्र सतह क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो हमसे कुल मिला के पूछ रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या होता है शंकु? तो हमने बताया था कि ये होता है भाई शंकु जी। तो किसी भी आकृति का आपको वक्र पृष्ठ चाहिए है तो आप बोलो मेरे साथ, आधार का परिमाप, वक्र मतलब घुमा होगा और घूमते कहाँ है? परिमाप पर। तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो इसके आधार पर बना है वृत्त और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई में, इसके ऊंचाई में ये ऊंचाई ये कहलाती है और ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं l से, यानी आपको यहाँ ऊंचाई की जगह पे लिखना है l। तो जितने भी पिरामिड है, तो ये एक प्रकार का पिरामिड है। पिरामिड मतलब क्या होता है सर? ये नुकीला, जिसका ऊपरी हिस्सा नुकीला है, उसके वक्र पृष्ठ के आगे हमेशा जोड़ना है 1/2। और नुकीले हिस्से का अगर आप आयतन निकाल रहे हैं, नुकीला मतलब इस तरीके से, तो ये एक प्रकार का पिरामिड भी होता है, शंकु से पिरामिड कह सकते हो। और उसके आयतन के आगे हमेशा जोड़ना है 1/3। तो होता क्या है, 2 से 2 कट जाता है, तो फार्मूला रेडी हो जाता है पाई आर एल। बात आई समझ में? ऐसे बनता है। अब इस पर आपको वैल्यू रखनी है। पाई का मतलब होता है 22/7। भाई पाई आर एल आया कहां से? मैंने आपको ये बताया है। किसी भी आकृति का आपको वक्र पृष्ठ चाहिए है, बोलो आधार का परिमाप। तो आधार पे बना है वृत्त, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर गुणा ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठ में हमेशा बाहर की ऊंचाई काम आती है, इसलिए इसको बोलते हैं एल, इसलिए मैंने लिख दिया गुणा एल। और जितने भी पिरामिड है, पिरामिड मतलब जिनका ऊपरी हिस्सा नुकीला है इस तरीके से, तो उसका वक्र पृष्ठ निकालते समय आगे जोड़ते हैं 1/2। और अगर इसका आयतन चाहिए है तो आगे जोड़ते हैं 1/3। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है 7। एल मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसका वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई है 24, ये देखो यहाँ दी है 24 और ये है अपनी 7। तो हमें तो भैया तिर्यक ऊंचाई चाहिए है, ये ऊंचाई है। तो अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ट्रिपलेट के अनुसार अगर आपको ट्रिपलेट आती है 7 24, तो यहाँ आएगा 25। तो वक्र पृष्ठ में ऊंचाई काम नहीं आती है, आती है तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे। ठीक है ना? तो 24 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको 25। तो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा। 25 दूनी 50 का शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 550, ऑप्शन नंबर डी। तो गलती से भी 24 मत लिख लेना, ऊंचाई का काम आयतन में होता है, लेकिन वक्र पृष्ठ में तिर्यक ऊंचाई चाहिए जो कि दी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी ऊंचाई है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई 7, ये 24। तो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये इसका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो ट्रिपलेट के अनुसार 7 24, तो तीसरा सदस्य 25 ही होगा। और अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आती है तो हमारे चैनल पर जाइए, इसके लिए मैंने क्लास बनाई है, वहीं आपको ट्रिपलेट याद हो जाएगी। तो 7 24 25, त्रियक ऊंचाई 25 थी, सिर्फ वैल्यू जमाना था, हमारा आंसर आ जाता। और जहां भी पाई है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 से कटने वाला होगा। तो ठीक है ना, 11 से कटने वाला होगा। और एल हमारी, एल मतलब ऊंचाई जो है वो 25 है, तो 25 किससे कटता है? 5 से। तो हमारा आंसर जो भी होगा वो 5 से कटने वाला होगा, क्योंकि त्रियक ऊंचाई में 25 है। तो क्या ये 5 से कटता है? नहीं कट रहा है। क्या ये 5 से कटता है? नहीं कटता है। ये भी 5 से नहीं कटता है। 5 की विभाजिता होती है इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इनमें से किसी का भी इकाई अंक 0 या 5 नहीं है, केवल ऑप्शन डी का है। अब ये आपको मालूम करना था कि त्रियक ऊंचाई कितनी है? 25। तो 25 5 से कटता है, तो आंसर भी 5 से कटेगा। तो विभाजिता के नियम से भी आप कर सकते थे। चलिए, 40 छात्रों का औसत स्कोर 72 है, अन्य 20 छात्रों का औसत स्कोर 78 है, सभी 60 छात्रों का औसत स्कोर क्या है? तो भाई शुरुआत में थे 40 छात्र, और इन 40 छात्रों का, शुरुआत में 40 छात्र थे और बाद में कितने? 20 छात्र और शामिल कर रहे हैं। और चूंकि हमें इनका क्या दिया है? औसत। 40 छात्रों का औसत स्कोर देखो 72 है, 20 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? 78 है। ठीक है ना? तो हमसे इनका सभी का मिला के पूछा है, तो सभी का औसत अगर आपसे पूछा है तो चाहे आप 40 और 20 का औसत बता दो या फिर इनके अनुपात का। तो ये कट रहे हैं क्या? तो 40 देखो, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, तो चाहे आप 40 और 20 का औसत निकाल दो या इनके अनुपात का औसत निकाल दो। अब औसत निकालते कैसे हैं? औसत निकालते कैसे हैं? तो जब भी आपसे औसत पूछे, आप इनके बीच की कोई एक संख्या बता दो, खुद ही एक संख्या बता दो। तो मन से हम संख्या मान लेते हैं कि सभी का औसत जो होगा, या तो 72 और 78 में से कोई एक संख्या मान लो, या फिर इनके बीच की कोई एक संख्या मान लो, आपकी मर्जी।
तो मैंने यहाँ पे देखो 72 ही लिख दिया, मैंने बोल दिया कि औसत हमारा सभी का औसत 72 ही है। तो 72 से हमें फिर तुलना करनी है, ये 72 से कितना कम है कितना ज्यादा है, ये 72 से ना तो कम है ना ज्यादा है, यानी शून्य। तो यहाँ के कैलकुलेशन से आप बच गए। लेकिन ये 72 से ज्यादा है, 72 से कितना ज्यादा है, 6। 6 ज्यादा है कितने आंकड़ों पर, एक पर, तो 6 एकम 6 की वृद्धि, और 6 ज्यादा है तो 6 की वृद्धि होगी टोटल पर। टोटल मतलब कितने, 2 लोगों को यहाँ फायदा होगा, एक यहाँ, सभी का पूछा है, सभी मतलब 3 लोगों में ये 6 रुपए बांट दो। 3 एकम 3 दूनी 6, यानी हमारा जो औसत है वो 72 नहीं बल्कि 72 से 2 ज्यादा है। 72 से 2 ज्यादा है। ज्यादा ही क्यों आया, अरे भाई 72 से यहाँ पे 6 ज्यादा आया था। 6 ज्यादा कितने आंकड़ों पर, एक। तो इस 6 की वृद्धि, 6 रुपए ज्यादा बांट रहे हैं कितने लोगों में, 2 यहाँ थे एक यहाँ, टोटल 3, 3 दूनी 6, तो 72 और 2 कितना हो गया हमारा, 74। तो नया औसत जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 74, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप औसत बता सकते थे, कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं है, 40 और 20 का बना लेना है अनुपात। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ये लाभ हानि का सबसे फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है और कई बार आ चुका है, आज इसे आप भी सीख लो। जब हम 2 वस्तुएं बेचते हैं, जब हम कितनी वस्तुएं बेचते हैं, 2 वस्तुएं, और दोनों ही वस्तुओं के हम विक्रय मूल्य रखते हैं समान, तो इसने लिखा है 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी हर एक 4000 की। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हुए। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचते हैं, यानी दोनों के विक्रय मूल्य होते हैं समान। क्या इस केस में दोनों के विक्रय मूल्य समान है, हाँ सर है, 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा है। और जब आप 2 वस्तुएं बेचते हैं तो एक वस्तु पर आपको होना चाहिए लाभ और एक वस्तु पर होनी चाहिए आपको हानि। एक पर लाभ हो एक पर हानि, चाहे इनका क्रम आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, यानी पहले हानि आ जाए तब भी चलेगा, बाद में लाभ आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन एक बार लाभ और एक बार हानि होनी चाहिए। और दोनों की प्रतिशत होने चाहिए समान, 25% लाभ है तो 25% अगर हानि है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो देखते ही बोल देना कि ऐसे सौदे में हमेशा होगी हानि, ऐसे सौदे में हमेशा होगी हानि। सबसे फेमस क्वेश्चन है, तरीका सीख लीजिए। अगर आप 2 वस्तुएं बेचते हैं और दोनों के विक्रय मूल्य है समान, एक पर लाभ होता है दूसरे पे हानि, चाहे पहले हानि हो जाए या बाद में लाभ, और लाभ और हानि के प्रतिशत भी समान है, तो देखते ही बोल देना कि हमेशा होगी क्या, हानि। अब कितने प्रतिशत हानि होगी, ऐसे सौदे में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि होगी। दोनों का करा देना है गुणा, यानी कि 25 गुणा 25, और नीचे एक बार लिख देना है 100, यही हमारा हानि प्रतिशत होगा। 25 25 625 होता है, बटे 100 है, यानी कि 2 शून्य तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 6.25% की हानि होगी। तो देखते ही बता पाओगे, 25 25 625 बटे 100 मतलब 2 अंक बाद दशमलव, 6.25% की हानि। कभी भी ऐसे सौदे में लाभ नहीं होगा। तो ये बात याद रख लो, नोट लगा के लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में आया है और लगभग हर साल आया है और हर एग्जाम में आया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम है। औसत मतलब हर एक की वैल्यू। यदि 2.5 किलोग्राम वजन वाले एक पार्सल को एक नए पार्सल से बदल दिया जाए और औसत वजन 1.6 किलोग्राम हो जाए, तो हमने किया क्या है, पहले औसत चल रहा था 1.5, अब नया औसत हो गया है 1.6, यानी कि हमारा जो औसत है वो 0.1 से बढ़ा कि नहीं, 0.1 की वृद्धि हो गई, हाँ सर हो गई। वृद्धि क्यों हो गई, औसत का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपने 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम की वस्तु ग्रुप से हटाई थी और 2.5 किलोग्राम की ही वस्तु आप ग्रुप में ले आते, तो ना औसत बढ़ता ना औसत घटता। ये बात समझते हैं। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं लेकिन आपने 10 रुपए खर्च किए और 10 रुपए आपको फिर तुरंत मिल गए, तो आपका खजाना ना तो बढ़ा है ना घटा है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारे औसत का होता है। तो 2.5 किलोग्राम का ही अगर हमने कोई वस्तु 2.5 किलोग्राम का कोई पार्सल हटाया है और 2.5 किलोग्राम का ही ले आते, तो ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन हमारा औसत तो बढ़ा है। तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा है कि जो भी हमारा उत्तर है वो 2.5 किलोग्राम से तो ज्यादा है, क्योंकि अगर हम 2.5 किलोग्राम का ले जाते और 2.5 किलोग्राम का ही लाते, तो ना औसत बढ़ता और ना औसत घटता। तो अगर औसत बढ़ रहा है तो मतलब 2.5 किलोग्राम से ज्यादा का पार्सल आया है, अगर औसत घट रहा है मतलब 2.5 किलोग्राम से कम का औसत आया है।
तो जो भी आंसर होगा वो 2.5 से तो ज्यादा होगा। क्या ये 2.5 से ज्यादा है? नहीं है। क्या ये ज्यादा है? नहीं है। क्या ये ज्यादा है? नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा जो 2.5 से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हल करना ही नहीं है। पढ़ते पढ़ते मुश्किल से 5 सेकंड में आप आंसर बता पाओगे। पहले औसत हमारा 1.5 था, 1.5, अब औसत बढ़ गया है 1.6। हमने वस्तु को रिप्लेस किया है, वस्तु दी और तुरंत पार्सल लिया है। अगर हम 2.5 का दे के 2.5 ही ले लेते तो ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन अगर हमारा औसत बढ़ा है तो हमें देखते ही समझ जाना है कि 2.5 का गया है, लेकिन जो भी आया है पार्सल वो 2.5 से ज्यादा का है। तो देखते ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी 2.5 से ज्यादा है। अब रही बात कि हल कैसे करेंगे सर, तो हल आपको ऐसे करना है कि आपको ये 2.5 तो लिख ही लेना है कि जो भी आ रहा है वो 2.5 किलोग्राम तो ला ही रहा है, बल्कि एक्स्ट्रा ला रहा है। कितना एक्स्ट्रा ला रहा है? 0.1 की वृद्धि कर रहा है। कितने पार्सल पर? 10 पर। तो 0.1 गुणा 10 कराओगे तो 10 एकम, यहाँ इनका गुणा कराओगे तो देखो 10 एकम 10 आएगा। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव था, आप भी लगा दो, यानी कि सिर्फ वृद्धि होगी 1 की। तो 2.5 में 1 जोड़ोगे तो 3.5, यहाँ पे 3.5 किलोमीटर मैंने लिख दिया है जल्दबाजी में, किलोमीटर नहीं है किलोग्राम, यहाँ पे लिखना है किलोग्राम, किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो तरीका अगर पसंद आया हो, मुझे मालूम है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में इनके बेसिक रूल भी बता रहा हूँ कि भाई होता कैसे है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको 2 प्रकार से बताने का प्रयास किया है, ताकि अगर आपने रिवीजन नहीं भी किया है तो आपका चैप्टर वाइज अभी तो रिवीजन नहीं हो पाएगा यहाँ से, लेकिन आपको उस चैप्टर की कुछ बातें याद तो आ ही जाएंगी अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है, और साथ में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपना स्नेह बनाए रखना है, ताकि बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर ये परिवार जो है वो 1000 लोगों से पूरा हो जाए, यानी 1000 बच्चे उसमें जुड़ जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बढ़िया मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री महाकाल।